हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस वीडियो में फोर्थ वीडियो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है इसमें हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। फर्स्ट वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, सेकंड वीडियो में पोटेंशियल के बारे में, थर्ड में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी और ये देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। जैसा कि हमने देखा, रेजिस्टेंस मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, बिसाइड मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ देखा था और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया देखा था। यानी कि स्ट्रेच कर दें वायर को तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि दो फैक्टर्स मेनली हैं जो हम कहते हैं रेजिस्टेंस के लिए रिलेटेड हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम्स, ये सिंबल है। और रेजिस्टिविटी अभी एक टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी देख लीजिए। इसको बोलते हैं रोहो, RHO, इसको बोलते हैं रोहो ये, और इसकी यूनिट होती है ओम्स मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम कैपिटल आर, रेजिस्टिविटी रोहो ओम मीटर, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं रेजिस्टिविटी को। तो ये कैसे बन के आ गया? एज वी नो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए, ये कंडक्टर बना है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ वायर और कंडक्टर जो सिलिंड्रिकल वायर है। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को ज्वाइन करा दें तो बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ओपन करते हैं तो लिखते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये जो कांस्टेंट लगाया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये रो है और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मटेरियल ऑफ वायर। व्हाट डज इट मीन? रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ वायर है, जबकि रेजिस्टेंस बदल जाती है वायर के स्टिच करने से, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं, उनको कोलिजन में प्रॉब्लम होती है। अब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले एक फॉर्मूला फाइनली देख लें। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रो या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इज द रेजिस्टिविटी, आर इज द रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ को 1 मीटर ले लें, यानी कि दोनों की वैल्यू यूनिट रख दें, यूनिट के रिलेशन में, तो आप देखेंगे रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एक तरह की रेजिस्टेंस ऑफ वायर है। किस कंडीशन में? जब ये यूनिट के रिलेशन में है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को किस तरह से? द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर of unit length and unit cross section area, of unit length and unit cross section area। और ये क्या यूनिट है इसकी? ओम्स मीटर। और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब इसको समझ लें अच्छे से। देखिए, जब आपने सपोज तीन तरह के वायर ले लिए, एक कॉपर का वायर ले लिया, एक एल्युमिनियम का वायर ले लिया और एक सिल्वर का वायर ले लिया, या कोई भी ले लिया। एक इनमें बेस्ट कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, एक पुअर कंडक्टर है। जैसे कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, फिर कॉपर आता है और फिर एल्युमिनियम आता है। देखिए, हम कह रहे हैं तीनों की रेजिस्टिविटी अलग है। अब ध्यान से समझिएगा बात को, तीनों की रेजिस्टिविटी अलग है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल अलग अलग है। हमारे सामने एक है सिल्वर, एक है कॉपर और एक है एल्युमिनियम। ये तीन तरह के वायर हैं। तीनों की रेजिस्टिविटी यानी कि रो अलग अलग है, क्योंकि इनमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड डिफरेंट है। ये कभी नहीं बदलेगा। सिल्वर कभी भी कॉपर नहीं बनेगा, कॉपर कभी एल्युमिनियम नहीं बनेगा। उसका टिपिकली कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है, आयनिक स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। अब आप जब रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो सिल्वर के वायर को पकड़ के खींच दिया तो सिल्वर के वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंथ ज्यादा कर दी, क्रॉस सेक्शन कम हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। आप सिल्वर का पतला सा लंबा वायर बना लीजिए, मोटा वायर बना लीजिए, क्या सिल्वर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है? कभी नहीं होता है। तो सिल्वर सिल्वर रहेगा। कॉपर के वायर को खींच दीजिए तो कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी वही रहेगी।
Means resistivity always remain constant. It cannot be changed. It never changes because it depends upon material nature of wire. जबकि resistance can be changed by changing the length or क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलती है, हर मटेरियल नेचर की वायर की होती है ये, और मटेरियल नेचर पे डिपेंड करती है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो भी टेक्निक सीख लेते हैं। आपके सामने एक ये वायर है या कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी रेजिस्टेंस है R1। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये न्यूमेरिकल अप्रोच बता रहा हूं जिस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और आप रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी और क्लियर कर लेंगे। तो आपको ये गिवन है सपोज, तो मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं। सपोज लेंथ है इसकी 3 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। लेंथ है 3 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली। तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एज वी नो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो R1 A अपॉन एल, इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये इसके लिए बनी और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? रो। ये रेजिस्टिविटी है रो। ये कॉपर का वायर है और ये भी कॉपर का ही वायर है, यही सेम वायर है ये। तो दोनों की क्या चीज सेम होगी? जैसा कि मैंने बोला रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब हमने इस वायर को पकड़ के खींच दिया और कितना कर दिया? डबल कर दिया, 2L कर दिया, मतलब 3 से 6 मीटर कर दिया। तो नेचुरली क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इक्वेशन को आप क्या लिखेंगे? रो इज इक्वल टू R2, रेजिस्टेंस बदल जाएगी क्योंकि मैंने बोला है ना रेजिस्टेंस बदल जाती है लेंथ बदल जाने से, स्ट्रेचिंग कर दी थी। तो एरिया कितना हो गया? A/2। अभी मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। और लेंथ कितनी हो गई? 2L। ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन आ गई। तो आपने इस सिचुएशन में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा रो R1 A अपॉन एल और यहां लिखा रो इज इक्वल टू R2 A/2 अपॉन 2L। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि कॉपर के उसी वायर को तो खींचा, अलग से तो कोई वायर लिया नहीं। एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा क्योंकि लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को 2L लिख दिया, ये आधा लिख दिया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो आप लिखेंगे, दोनों को बैलेंस कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो R1 A अपॉन L इज इक्वल टू R2 A/2 अपॉन 2L। अब आप इसको देखें तो क्या बन जाएगा? A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन 2 इंटू 2। ये नीचे आ जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 R1। तो देखिए नई रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 4 टाइम्स, यानी ये रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अगर हम कहते ये ट्रिपल कर दिया, 3 कर दिया, लेंथ को ट्रिपल कर दिया 3L, तब कितना होता? लेंथ को ट्रिपल करने से एरिया 1/3 हो जाता। लेंथ को ट्रिपल करने से एरिया 1/3 हो जाता, तो नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाती? 9 टाइम्स हो जाती। R2 इज इक्वल टू 9R1 बन जाता। मींस ये डबल करा था हमने, ध्यान दीजिएगा, ये डबल किया। और अगर हम ट्रिपल कर दें तो लेंथ L से 3L हो जाती, क्रॉस सेक्शन एरिया A से A/3 हो जाता, तो नई रेजिस्टेंस R2 कितनी हो जाती? 9 टाइम्स ऑफ R1। आई थिंक ये लॉजिक समझ में आ गया। अगर हम कहें लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो लेंथ 4 टाइम्स होने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 हो गया, तो नई रेजिस्टेंस 4 4 16 टाइम्स हो जाती। आई थिंक आपको ये पूरा लॉजिक क्लियर हो गया। अब आप कह सकते हैं सर इसे दबा के भी तो कर सकते हैं, तो हम आधा कर दें। आइए वो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। आपके सामने अब बोला जा रहा है कि ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को आधा कर दिया, तो हमने ये एक सिचुएशन ले आए। तो हमने लेंथ को कर दिया L/2, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? 2A। लेंथ को हाफ कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया। तो देखिए पहली सिचुएशन में रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R1 A अपॉन L, फर्स्ट इक्वेशन थी। इस सिचुएशन में रो इज इक्वल टू R2, लेकिन एरिया कर दिया 2 और रेजिस्टेंस कर दी L/2। आप सिंपल वे में ये दो इक्वेशंस बना लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 A अपॉन L इज इक्वल टू R2 2A इंटू 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन L, L कैंसिल, A और A कैंसिल, तो R1 इज इक्वल टू 4R2 और R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 4। तो देखिए 1/4 हो गई रेजिस्टेंस,
जब हमने लेंथ को आधा कर दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस तो कम होनी है ना, कितनी हो गई? 1/4 हो गई। अगर हम इसको 1/3 कर देते लेंथ को, तो ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस की 1/9 हो जाती। इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा, और ये इसकी टेक्निक है। अब आइए कुछ और थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में और कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को पढ़ लेते हैं। अब रेजिस्टिविटी के रिलेशन में कुछ और फैक्टर्स को देख लें, तो देखिए रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जैसा कि इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कैसे? कुछ पॉइंट्स देख लें। रेजिस्टिविटी इज वेरी लेस फॉर द गुड कंडक्टर। नेचुरल बात है, जितना बढ़िया कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। जैसा कि मैंने बोला सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। फॉर मेटल एंड एलॉय, उसका जो ऑर्डर होता है ना रेजिस्टिविटी का, मेटल और एलॉय के लिए ऑर्डर होता है 10 to the power -8 से 10 to the power -7। देखिए पावर माइनस में है, -10 to the power -8 से 10 to the power -7 ओम मीटर। सेमी कंडक्टर के लिए ये होता है 10 to the power -5 ओम मीटर। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए रो इज इक्वल टू 10 to the power 8 to 10 to the power 16 ओम मीटर, क्योंकि इसमें तो कंडक्टिविटी है ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टिविटी है और बहुत हाई है। देखिए यहां रेजिस्टिविटी कम है तो माइनस की पावर है ऑर्डर में, यहां रेजिस्टिविटी इंसुलेटर में बहुत हाई है, तो 10 to the power 8 से 16 है। सेमी कंडक्टर एक मिक्सचर है जो गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बीच का लेवल है, तो 10 to the power -5 ओम मीटर है। एक बात हो गई, ये हो गया मटेरियल के रिलेशन में। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर हैं, उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, जैसे कि रेजिस्टेंस बढ़ती है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सेमी कंडक्टर में जो पार्शियली कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मींस फाइनली आपको ये फैक्टर समझ में आ गए। और ये रेजिस्टिविटी इन कंक्लूजन देख लें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल नेचर ऑफ वायर एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ करंट। आप वोल्टेज का कितना भी फ्लक्चुएशन करिए, उसके रिलेशन में करंट कितनी भी ज्यादा या कम हो, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज और करंट and independent of shape or size of conductor, it related only with the material nature of wire and also the temperature of conductor। मेटल के केस में इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से, सेमी कंडक्टर के केस में डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से। नाउ फाइनली वी कम टू लास्ट टॉपिक हियर इन द रेजिस्टिविटी, सुपर कंडक्टर। तो अब हम लोग कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर और रेजिस्टिविटी के कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं फाइनली। तो देखिए जब हम वर्ड यूज करते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का मतलब है रेजिस्टिविटी कम है, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा है वहां करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो कंडक्टिविटी क्या हुआ? कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी हो गया। तो आपको कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़नी है तो बोलेंगे कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ग्रेटर द कंडक्टिविटी लेस द रेजिस्टिविटी, मींस इसे सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। और इसका इनवर्स है, यानी कि ये तो यूनिट भी इनवर्स हो जाएगी, तो यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी होगी ओम -1 मीटर -1, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी थी? ओम मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम -1 मीटर -1, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी है। उसी के रिलेशन से अब हम आ रहे हैं आइडियल कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। यानी एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि एक सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होगी। ये कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी और रेजिस्टिविटी 0 के लेवल पे होगी, यानी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, जिसमें 0 रेजिस्टेंस हो या 0 रेजिस्टिविटी हो एट वेरी लो टेम्परेचर पे with infinite conductance, इन अनलिमिटेड कंडक्टेंस है लो टेम्परेचर पे, और 0 रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है, तो ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया, तो ये सुपर कंडक्टर कहलाता है। एक बार अगर सुपर कंडक्टर में करंट सेटअप कर दी, once the current is set up in superconductor, even then you are not applying the voltage, current will persist for a long duration, यानी वोल्टेज बिना अप्लाई करे भी करंट फ्लो करती रहेगी, क्योंकि ये तो सुपर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो ऑफर ही नहीं होगी इसमें, तो इसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पर लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। मरकरी एट 4.2 केल्विन, लेड बिलो 7.25 केल्विन और नायोबियम
एट बिलो 9.2 केल्विन सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आप सुपरकंडक्टर के बारे में जान गए। अब कुछ पॉइंट रेजिस्टिविटी के रिलेशन में टर्म्स देख लीजिए जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं हमारी पढ़ाई में। एक वर्ड हम यूज करते हैं सिंपल वे में, रेजिस्टेंस वायर। अभी हम लोग रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल भी सीखेंगे, तो उसके रिलेशन में देखिए, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस वायर या स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, जो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल पर्पस से यूज करते हैं। ये जो होते हैं हाई रेजिस्टेंस के कॉइल्स होते हैं, और एक ऐसे कॉइल बनाए जाते हैं जिनका प्रैक्टिकल करते समय टेम्परेचर के रिलेशन से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी रीडिंग गलत आ जाएगी। तो ऐसे वायर्स को रेजिस्टेंस वायर और स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स कहते हैं, जिनमें टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस का चेंज नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ये एलॉय के बनाए जाएं। एलॉय ऑफ मैग्नेनिन, एग्जाम्पल है इनके मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन, ये सब ऐसे मटेरियल हैं जो एलॉय होते हैं और ये टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं। इनका यूज करके हम रेजिस्टेंस वायर और स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाते हैं लेबोरेटरी पर्पस के लिए। और इनकी नेचुरल बात है, इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो कंडक्टिविटी वाली होगी, यानी कि कंडक्टिविटी कम होगी और रेजिस्टेंस हाई होगी, तभी तो ये रेजिस्टर्स की तरह काम कर रहे हैं और टेम्परेचर के वेरिएशन का असर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंट। फिर आते हैं फ्यूज वायर। घरों में हम फ्यूज यूज करते हैं, अभी डिटेल में इसके बारे में आगे पढ़ना है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में। फ्यूज वायर सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज किए जाते हैं, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए। ये भी एलॉय ऑफ लेड एंड टिन के बने हुए होते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। सेफ्टी डिवाइस है ये। एक होते हैं बल्ब के फिलामेंट या हमारे हीटर और गीजर के फिलामेंट। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन या गीजर में नाइक्रोम, टंगस्टन और नाइक्रोम मटेरियल होता है। ये बल्ब का फिलामेंट या हाउस होल्ड अप्लायंसेस के फिलामेंट, हीटिंग एलिमेंट जिन्हें हम कहते हैं, उनमें रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। देखिए फ्यूज वायर में मेल्टिंग पॉइंट कम है, रेजिस्टिविटी हाई है, लेकिन बल्ब फिलामेंट और हीटिंग फिलामेंट में रेजिस्टिविटी भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए याद रखने चाहिए और इसकी नॉलेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पोर्शन रेजिस्टिविटी। अगले पार्ट में हम लोग अगले वीडियो में ओम्स लॉ का डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।